अकबर बीरबल की कहानी सोने की हाथी। कहानी आरंभ होती है। एक बार की बात है, मुगल सम्राट अकबर के दरबार में सुबह सुबह हलचल मची हुई थी। दरबारी अपने स्थानों पर विराजमान थे और सम्राट की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी नगर का एक प्रतिष्ठित और अमीर व्यापारी दरबार में पहुंचा। उसका चेहरा चिंतित था, आंखों में भय था और आवाज में कंपन। वह सीधा सम्राट अकबर के सामने जाकर घुटनों के बल बैठ गया और बोला, जहांपना, मुझे न्याय चाहिए। मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। अकबर ने उसकी ओर ध्यान से देखा और पूछा, कहो, तुम्हारे साथ क्या हुआ? व्यापारी बोला, हुजूर, कुछ समय पहले मैंने अपने एक परिचित सेठ को एक सोने का हाथी उधार दिया था। यह हाथी मेरी पुश्तैनी संपत्ति में से था, बहुत कीमती और दुर्लभ। मैंने यह उसे कुछ दिनों के लिए विवाह समारोह में प्रदर्शन हेतु दिया था, परंतु अब जब मैंने उससे अपना हाथी वापस मांगा तो वह मना कर रहा है। कहता है कि उसने मुझसे कोई हाथी नहीं लिया। सभी दरबारी यह सुनकर चौंक उठे। सोने का हाथी, और वह भी उधार? अकबर ने संदेह से पूछा, क्या तुम सच कह रहे हो? सोने का हाथी, और वह भी किसी को उधार दे दिया? व्यापारी ने विनम्रता से उत्तर दिया, जी हाँ, जहांपना। यह हाथी पूर्णतः ठोस सोने का नहीं था, बल्कि लकड़ी के ढांचे पर सोने की परत चढ़ी हुई थी। यह हमारे खानदान की धरोहर थी। उसका मूल्य आज भी लाखों में है। अकबर ने गहरी सांस ली और आदेश दिया, ठीक है, हम तुम्हें न्याय दिलाएंगे। उस व्यक्ति को दरबार में बुलाया जाए। प्रत्युत्तर में झूठ। अगले दिन वह दूसरा सेठ दरबार में हाजिर हुआ। वह सफेद पोशाक में, गंभीर चेहरा लिए, पूरी विनम्रता से अकबर के सामने खड़ा था। अकबर ने पूछा, क्या तुमने इस व्यापारी से सोने का हाथी उधार लिया था? सेठ ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, नहीं हुजूर, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। मैंने कभी कोई हाथी नहीं लिया। यह मुझ पर झूठा आरोप लगा रहा है। अब दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने लगे। दरबार में कोलाहल मच गया। दोनों की बातें सुनकर अकबर स्वयं भी उलझन में पड़ गए। कोई साक्षी नहीं था, कोई प्रमाण नहीं था। अकबर ने तत्काल बीरबल को बुलाने का आदेश दिया। बीरबल का प्रवेश। जब बीरबल दरबार में पहुंचे, उन्होंने स्थिति को ध्यान से सुना और दोनों व्यापारियों के हावभाव को गौर से देखा। थोड़ी देर सोचने के बाद बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, इस मामले का हल निकालना कठिन नहीं है। यदि आप अनुमति दें तो मैं न्याय करने का एक उपाय आजमाना चाहूंगा। अकबर ने सहमति दे दी। बीरबल ने दोनों व्यापारियों को देखा और बोले, आप दोनों सच्चे होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई एक ही होती है। इसलिए हमें प्रकृति की मदद लेनी होगी। दोनों व्यापारियों ने एक दूसरे की ओर देखा, उन्हें कुछ समझ नहीं आया। बीरबल ने दरबार के एक सेवक को बुलाया और कहा, जाओ, शहर के बाहर के कुएं से रात भर में पानी भरकर लाया गया एक घड़ा लाओ। वह पानी सत्य का निर्धारण करेगा। यह सुनकर दरबारियों की फुसफुसाहट शुरू हो गई, पानी से कैसे पता चलेगा कि किसने झूठ बोला है? मगर बीरबल गंभीर थे। घड़ा मंगाया गया। बीरबल ने घोषणा की, अब मैं इस पानी से एक अद्भुत प्रयोग करूंगा। इस पानी की बूंद उस व्यक्ति के मुंह पर डालते ही सच्चाई सामने आ जाएगी। लेकिन इससे पहले दोनों को अलग अलग कमरे में बंद किया जाएगा। बीरबल की चाल। बीरबल ने दोनों व्यापारियों को दो अलग अलग कमरों में बंद करने का आदेश दिया। फिर अपने एक विश्वस्त सेवक को बुलाकर कुछ निर्देश दिए। इस सेवक ने सबसे पहले उस सेठ के पास जाकर, जो हाथी वापस नहीं कर रहा था, धीरे से कहा, बीरबल के पास कोई चमत्कारी पानी है।
उसमें कुछ ऐसा है जिससे सच अपने आप बाहर आ जाता है। अगर आपने वाकई हाथी लिया है तो सच्चाई सभी के सामने खुल जाएगी। यह सुनकर उस सेठ के होश उड़ गए। वह सोच में पड़ गया कि अब कैसे बचे। उधर वही सेवक दूसरे व्यापारी के पास गया और कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद बीरबल दरबार में लौटे और बोले, दोनों को बाहर लाओ। सच्चाई का खुलासा। दोनों व्यापारी दरबार में लाए गए। झूठा सेठ बहुत घबराया हुआ था। बीरबल ने उससे पूछा, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? वह कांपते हुए बोला, हुजूर, शायद मुझे याद करने में भूल हुई है। मुझे लगता है कि मैंने वाकई वह सोने का हाथी लिया था, लेकिन वह कहीं खो गया। शायद चोरी हो गया। मैं क्षमा चाहता हूं। पूरा दरबार सन्न रह गया। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, तो तुमने स्वीकार कर लिया कि तुमने झूठ बोला था और हाथी वास्तव में लिया था? सेठ ने सिर झुकाकर स्वीकार कर लिया। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, इस सत्य के जल में कुछ भी विशेष नहीं था। यह केवल भय था जो सत्य को सामने लाया। दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई, मगर अकबर गंभीर थे। उन्होंने सेठ को दंड स्वरूप उसकी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा जब्त करने का आदेश दिया और व्यापारी को उसका हाथी वापस दिलवाने की बात कही। बीरबल की सूझबूझ और न्यायप्रियता। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई के सामने झूठ ज्यादा देर टिक नहीं सकता। तुमने बिना किसी प्रमाण के केवल बुद्धिमत्ता से सत्य को उजागर कर दिया। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, सत्य को बाहर लाने के लिए कभी कभी दंड की नहीं, डर की आवश्यकता होती है। और डर उस व्यक्ति में पैदा होता है जो झूठ बोलता है। कहानी का संदेश। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सत्य चाहे जितना भी छिपाया जाए, एक न एक दिन सामने आ ही जाता है। लालच और धोखा अंततः व्यक्ति को अपमानित ही करते हैं। बुद्धिमानी और धैर्य से कठिन समस्या का हल निकाला जा सकता है। न्याय में केवल सबूत नहीं, बल्कि समझ और सूझबूझ का भी स्थान होता है। समापन। सोने का हाथी केवल एक प्रतीक था, लालच, प्रतिष्ठा और धोखे का। परंतु बीरबल की चतुराई ने सिद्ध कर दिया कि किसी भी जटिल परिस्थिति को निपटाने के लिए सिर्फ सच्चाई और समझदारी की आवश्यकता होती है। और इसीलिए आज भी, सदियों बाद, बीरबल को उनकी बुद्धिमत्ता के लिए याद किया जाता है। अकबर बीरबल की कहानी, गधे की कीमत। प्रस्तावना। अकबर बीरबल की कहानियां भारतीय इतिहास और लोक साहित्य का अनमोल हिस्सा हैं। इन कहानियों में बुद्धि, व्यंग्य और नैतिकता का अद्भुत संगम होता है। बीरबल की चतुराई और अकबर की न्यायप्रियता हर उम्र के पाठकों को मोहित करती है। ऐसी ही एक दिलचस्प कहानी है, गधे की कीमत। प्रारंभ। एक दिन की बात है। दरबार में सब दरबारी अपने अपने स्थान पर बैठे थे। सम्राट अकबर अपने सिंहासन पर आसीन थे। तभी एक अजीबोगरीब मामला दरबार में लाया गया। दरबान ने आकर घोषणा की, जहांपनाह, नगर के एक किसान और एक सेठ दरबार में हाजिर हैं। उनके बीच कोई झगड़ा है। अकबर ने आदेश दिया, उन्हें अंदर लाया जाए। दोनों व्यक्ति दरबार में आए। किसान का नाम था हरिया और सेठ का नाम था धनराज सेठ। अकबर ने पूछा, क्या मामला है? मामले की शुरुआत। किसान हरिया ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, मेरे पास एक गधा था, बहुत मेहनती और समझदार। मैं उसे अपने खेतों में काम करवाता था। कुछ दिन पहले मैंने धनराज सेठ से कुछ उधार लिया था और उसके बदले में अपने गधे को गिरवी रख दिया था। सेठ बीच में बोल पड़ा,
और मैंने उसे स्पष्ट कहा था कि 1 महीने के भीतर कर्ज लौटाना होगा वरना गधा मेरा हो जाएगा। हरिया ने दुखी स्वर में कहा, मैंने बहुत कोशिश की मगर समय पर पैसा नहीं लौटा सका। अब मैं कर्ज चुकाने को तैयार हूं, मगर सेठ गधा लौटाने को तैयार नहीं है। वह कहता है कि गधा अब उसका हो गया। अकबर ने सेठ की ओर देखा, क्या यह सच है? सेठ ने गर्व से कहा, हाँ जहांपना, मैंने इस शर्त पर कर्ज दिया था। समय सीमा निकल गई, अब गधा मेरा है, मैं उसे वापस नहीं करूंगा। बीरबल, जो ध्यान से सब सुन रहे थे, मुस्कराए। उन्हें कुछ सूझ रहा था। बीरबल का हस्तक्षेप। अकबर ने बीरबल की ओर देखा, बीरबल तुम्हारा क्या विचार है? बीरबल खड़े हुए और बोले, जहांपनाह, सेठ की बातों में तर्क है, परंतु मुझे एक बात जाननी है। सेठ जी, कृपया बताइए कि गधा अब कहाँ है? सेठ बोला, मेरे गोदाम में है। मैं उसे अब अपने माल ढोने के काम में लगा रहा हूं। बीरबल ने पूछा, जब तुमने यह गधा हरिया से लिया तो क्या कोई लिखित प्रमाण था? सेठ बोला, नहीं, केवल मौखिक समझौता था। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर यह स्पष्ट है कि गधे की वापसी अब भी संभव है, यदि हरिया कर्ज चुका दे। सेठ ने आपत्ति की, मगर हमने शर्त रखी थी। समय बीत गया, अब गधा मेरा है। बीरबल की परीक्षा। बीरबल ने अकबर से अनुमति मांगी, जहांपनाह, क्या मैं इस मामले का परीक्षण अपने तरीके से कर सकता हूं? अकबर ने कहा, बिल्कुल, न्याय तुम्हारे हाथ में है। बीरबल ने दरबार के सेवकों को आदेश दिया कि वे उस गधे को दरबार में लाएं। कुछ घंटे बाद गधा दरबार में लाया गया। बीरबल ने किसान और सेठ से कहा, अब मैं एक परीक्षा लूंगा। मैं इस गधे से स्वयं पूछूंगा कि उसका मालिक कौन है। यह सुनकर पूरा दरबार ठहाके मारकर हंस पड़ा। गधा बोलेगा, कुछ दरबारी मुस्कराने लगे। बीरबल ने गंभीरता से गधे के पास जाकर उसके कान में कुछ फुसफुसाया, फिर बोले, गधा कुछ देर में उत्तर देगा। गधे की गवाही। बीरबल ने कहा, अब इस गधे को 3 दिन के लिए दोनों के पास रखा जाएगा, पहले दिन सेठ के पास, दूसरे दिन किसान के पास, तीसरे दिन मैं देखूंगा गधा किसके पास जाना चाहता है। अकबर ने आदेश दिया कि गधे को पहले दिन सेठ के घर भेजा जाए। अगले दिन गधा सेठ के घर रहा। सेठ ने उसे बहुत काम करवाया, भारी बोरे ढोने, लकड़ियां लादने और चाबुक खाने पड़े। दूसरे दिन गधे को किसान हरिया के घर भेजा गया। वहां हरिया ने उसे चारा खिलाया, पीठ पर हाथ फेरा, आराम करने दिया और कोई काम नहीं करवाया। तीसरे दिन गधे को दरबार लाया गया। बीरबल ने दोनों को दरबार के 2 किनारों पर खड़ा किया और गधे को बीच में रखा। गधा थोड़ा भटका, फिर सीधा किसान के पास दौड़ता हुआ चला गया। न्याय का निर्णय। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह स्पष्ट है कि गधा अपने असली मालिक को पहचानता है। जानवर धोखे से नहीं, भावना से पहचानते हैं। अकबर ने सेठ से कहा, अब क्या कहना है तुम्हारा? सेठ हक्का बक्का रह गया। वह कुछ न कह सका। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, न्याय यह कहता है कि अगर कोई संपत्ति गिरवी रखी गई है तो मूल वस्तु को लौटाने का विकल्प तब तक खुला रहता है जब तक उधारदाता कर्ज लौटाने को तैयार हो। सेठ ने केवल समय का लाभ उठाकर गधे को हड़पने की कोशिश की, जो नैतिक रूप से अनुचित है। अकबर ने किसान से पूछा, क्या तुम अब कर्ज चुका सकते हो? हरिया बोला, हाँ हुजूर, मैं पूरा पैसा लाया हूं। अकबर ने आदेश दिया, सेठ को उसका पैसा दिया जाए और गधा वापस हरिया को सौंपा जाए। बीरबल की चतुराई की सराहना। दरबार में तालियों की गूंज हुई।
अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि तो गधों से भी बात करवा सकती है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, कभी कभी मौन भी बहुत कुछ कह देता है। बस उसे सुनने की कला चाहिए। कहानी का संदेश। इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। भावनाएं और सच्चाई सबसे बड़ा प्रमाण होती हैं। केवल नियमों का सहारा लेकर नैतिकता को नहीं कुचला जा सकता। न्याय केवल कागजी समझौतों से नहीं, व्यवहार और भावना से भी किया जाता है। बीरबल की तरह सोचने से हम किसी भी उलझे मामले को सुलझा सकते हैं। समापन। बीरबल की सूझबूझ और न्यायप्रियता ने एक बार फिर से दरबार में सभी को चकित कर दिया। अकबर को अपने मंत्री पर गर्व था और जनता को अपने सम्राट पर। गधा भी आराम से अपने पुराने मालिक के पास लौट गया और सेठ को यह सीख मिल गई कि धोखे से कोई वस्तु कभी स्थायी नहीं बनती। अकबर बीरबल की कहानी, राजा की अनोखी सजा। प्रस्तावना। अकबर और बीरबल की जोड़ी मुगल दरबार की सबसे प्रसिद्ध जोड़ियों में से एक थी। बीरबल की चतुराई, हाजिर जवाबी और न्यायप्रियता के किस्से हर किसी की जुबान पर हैं। ऐसी ही एक अनोखी और मनोरंजक कहानी है राजा की अनोखी सजा, जो न सिर्फ चतुराई का परिचायक है बल्कि एक महत्वपूर्ण संदेश भी देती है। कहानी का आरंभ। एक बार की बात है, सम्राट अकबर दरबार में अपने मंत्रियों और दरबारियों के साथ चर्चा कर रहे थे। मौसम खुशनुमा था और हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। अचानक महल के द्वार से एक अजीब सी आवाज आई। कोई जोर जोर से चिल्ला रहा था, मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। दरबान ने भीतर आकर सूचित किया, जहांपनाह, बाहर एक वृद्ध व्यक्ति खड़ा है। वह कह रहा है कि उसका सब कुछ लूट लिया गया है और न्याय की गुहार कर रहा है। अकबर ने उसे तुरंत भीतर बुलाने का आदेश दिया। वृद्ध की शिकायत। थोड़ी ही देर में एक वृद्ध, फटे पुराने कपड़े पहने, हाथ में एक टूटी लाठी लिए, थके कदमों से भीतर आया। उसकी आंखों में आंसू थे और स्वर कांप रहा था। हुजूर, वह बोला, मैं एक निर्धन किसान हूं। कई वर्षों की मेहनत के बाद मैंने थोड़ी सी जमीन खरीदी थी। उस पर मैंने गेहूं बोया और बहुत अच्छा उत्पादन हुआ। लेकिन जब मैं अनाज काटकर घर ला रहा था, तभी रास्ते में नगर के एक अमीर जमींदार ने मेरे सारे बोरे छीन लिए और अपने लोगों से पिटवा दिया। जब मैंने उससे अनाज वापस मांगा, तो उसने कहा कि जमीन उसकी है और अनाज भी उसी का है। अकबर ने पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई प्रमाण है कि जमीन तुम्हारी है? वृद्ध ने कांपते हाथों से एक मुड़ातुड़ा कागज निकाला और कहा, यह रजिस्ट्री की प्रति है, हुजूर। अकबर ने कागज दरबार के दीवान को दिया, जिसने पुष्टि की कि कागज असली है। अकबर ने आदेश दिया, उस जमींदार को तुरंत दरबार में बुलाया जाए। जमींदार की सफाई। कुछ ही देर में भारी गहनों और कीमती पोशाक में एक मोटा सा आदमी दरबार में पहुंचा। वह जरा भी घबराया नहीं था, बल्कि अकड़कर बोला, जहांपनाह, यह आदमी झूठ बोल रहा है। जमीन मेरी है। इसकी कागजात नकली हैं। यह मुझसे बदला लेना चाहता है। बीरबल, जो अब तक चुप थे, मुस्कुराकर बोले, अगर दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े हैं, तो सच्चाई का पता लगाने के लिए हमें कुछ और उपाय करना होगा। अकबर ने सिर हिलाया, बीरबल, अब यह मामला तुम्हारे हवाले है। देखो कि सच्चाई क्या है। बीरबल की योजना। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोला, मैं एक प्रयोग करना चाहता हूं। हम 3 दिनों के लिए उस जमीन को सील करेंगे। न तो जमींदार वहां जा सकेगा, न ही वृद्ध किसान। फिर हम देखेंगे कि जमीन किसकी ओर झुकती है।
दरबार में हल्की हंसी गूंजने लगी। जमीन किसी की ओर झुकेगी, सब चौंक गए। अकबर भी हंसते हुए बोले, बीरबल जरा विस्तार से समझाओ। बीरबल बोले, जहांपनाह, मेरी बात थोड़ी विचित्र लगेगी, लेकिन इसका गूढ़ अर्थ है। मैं दोनों व्यक्तियों की भावनाएं, क्रियाकलाप और मानसिक स्थिति का परीक्षण करूंगा। इससे सच्चा मालिक खुद सामने आ जाएगा। अकबर ने हामी भरी। पहली परीक्षा, भूमि पर प्रेम की परख। तीनों दिन शुरू हुए। पहले दिन बीरबल गुप्त रूप से जमीन पर गया और वहां दोनों व्यक्तियों के आने जाने पर नजर रखी। रात को वृद्ध किसान जमीन की बाड़ के पास गया। उसने जमीन की मिट्टी को हाथों में लेकर सिर पर लगाया, कुछ प्रार्थना की और रोते हुए लौट गया। अगले दिन जमींदार अपने कुछ लोगों के साथ आया और जमीन के पास खड़े होकर बोला, इसकी दीवार ऊंची करवानी है, यहाँ गोदाम बनवाना है। बीरबल ने दोनों का व्यवहार दरबार में विस्तार से बताया। बीरबल बोले, जिसे जमीन से प्रेम होता है वह उस मिट्टी को सिर का ताज मानता है, और जो केवल लाभ के लिए लालची हो वह उसे केवल संपत्ति समझता है। दूसरी परीक्षा, सत्य की परीक्षा। बीरबल ने एक योजना बनाई। दोनों को दरबार में बुलाकर कहा, हमने निर्णय किया है कि जमीन किसी को नहीं दी जाएगी, बल्कि उसे राजकीय खेत में बदल दिया जाएगा। अब से वहां राज्य के सैनिकों के लिए अनाज बोया जाएगा। यह सुनकर वृद्ध किसान का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। उसकी आंखें भर आईं। वह जमीन खो देने के गम में सिर झुकाकर बैठ गया। पर जमींदार मुस्कराने लगा, जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। बीरबल ने तुरंत अकबर की ओर देखा और कहा, जहांपनाह, अब सच्चा मालिक स्पष्ट है। जिसे सच्ची हानि हुई है वही उसका असली मालिक है। अकबर ने सिर हिलाया, बीरबल, तुमने फिर से न्याय की अनोखी मिसाल पेश की है। अनोखी सजा। पर अब बात यहीं समाप्त नहीं हुई। अकबर बोले, इस जमींदार ने झूठ बोलकर एक गरीब को लूटा है। इसका दंड तो मिलना चाहिए। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, जहांपनाह, दंड अवश्य मिलेगा, लेकिन कुछ विशेष प्रकार का। अकबर ने पूछा, क्या दंड? बीरबल बोले, इस जमींदार को 1 महीना गरीबों की सेवा में बिताना होगा। वह किसान के खेत में जाकर काम करेगा, वही भोजन खाएगा, वही वस्त्र पहनेगा और तब समझेगा कि मेहनत क्या होती है। पूरा दरबार आश्चर्य में पड़ गया। जमींदार चौंककर बोला, क्या मैं एक गरीब किसान के खेत में काम करूं? बीरबल बोले, हाँ। और यदि तुमने इनकार किया तो तुम्हारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। परिणाम, जमींदार की अकड़ धीरे धीरे ढीली पड़ने लगी। अंततः उसने झुककर आदेश मान लिया। वह 1 महीना किसान के खेत में रहा, हल चलाया, बीज बोए, मिट्टी में सना और हर दिन भूख प्यास का सामना किया। धीरे धीरे उसमें बदलाव आने लगा। उसने देखा कि कैसे एक किसान हर दिन सूरज से पहले जागकर जीवन की लड़ाई लड़ता है। महीना पूरा होने के बाद वह दरबार में लौटा, पर अब वह बदला हुआ था। उसके चेहरे पर घमंड नहीं, पश्चाताप था। उसने सबके सामने वृद्ध किसान से क्षमा मांगी और अपनी गलती स्वीकार की। अंतिम न्याय। अकबर ने संतोषपूर्वक कहा, 1 महीने में तुमने वह सीखा जो पूरी उम्र में नहीं सीख पाए थे। यही असली सजा है जो तुम्हें भीतर से बदल दे। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, जहांपनाह, जब तक व्यक्ति दूसरों की पीड़ा को नहीं समझता तब तक उसमें मानवीयता नहीं आती। अकबर ने वृद्ध किसान को उसकी जमीन वापस दिलवाई, जमींदार से उसका अनाज भी दिलवाया और उस पर जुर्माना लगाया जो राज्य के अन्न कोष में जमा किया गया। कहानी का संदेश। न्याय केवल शब्दों में नहीं, कर्मों में नजर आता है। जब तक व्यक्ति दूसरों की परिस्थिति को नहीं जीता,
वह न्याय का सही मूल्य नहीं समझता। बीरबल जैसे बुद्धिमान व्यक्ति हर युग में जरूरी हैं, जो बिना तलवार उठाए भी न्याय दिला सकें। घमंड और लालच चाहे जितना भी बड़ा हो, सच्चाई के आगे वह टिक नहीं सकता। समापन। राजा अकबर और बीरबल की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा न्याय वहीं होता है जहां भावना, समझ और करुणा का संगम हो। बीरबल की चतुराई ने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया कि बुद्धि सबसे बड़ी शक्ति होती है। और इस प्रकार राजा की अनोखी सजा बन गई अकबर बीरबल के न्यायपूर्ण इतिहास का एक अमिट अध्याय। अकबर बीरबल की कहानी, बीरबल की बेशकीमती सीख। अकबर और बीरबल की जोड़ी इतिहास में अद्वितीय रही है। अकबर की न्यायप्रियता और बीरबल की तीव्र बुद्धि ने मिलकर ऐसे किस्से गढ़े हैं जो आज भी प्रेरणा और मनोरंजन दोनों प्रदान करते हैं। यह कहानी ऐसी ही एक रोचक घटना पर आधारित है, जहां बीरबल ने अपनी चतुराई से न केवल एक समस्या सुलझाई, बल्कि सम्राट अकबर को भी एक अनमोल जीवन सीख दी। कहानी की शुरुआत। एक बार की बात है, मुगल सम्राट अकबर अपने दरबार में कुछ चिंतित मुद्रा में बैठे थे। उनकी भौहें टेढ़ी थीं और वे बार बार आसमान की ओर देखते हुए गहरी सांसें ले रहे थे। दरबार में मौन पसरा था। बीरबल ने यह देखा और समझा कि सम्राट किसी गहरी सोच में हैं। बीरबल ने विनम्रता से पूछा, जहांपनाह, क्या कोई बात आपको परेशान कर रही है? अकबर बोले, बीरबल, क्या तुम सोच सकते हो कि सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है, जो मनुष्य को सही मायनों में अमीर बनाती है? बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, कई उत्तर हो सकते हैं, ज्ञान, ईमानदारी, समय, अनुभव, प्रेम, श्रद्धा। परंतु इन सभी में से कौन श्रेष्ठ है, यह परिस्थितियों पर निर्भर करता है। अकबर बोले, बिल्कुल। यही कारण है कि मैं एक प्रतियोगिता की घोषणा करना चाहता हूं। दरबार में यह घोषणा की जाए कि जो भी व्यक्ति सबसे बेशकीमती वस्तु लाकर दरबार में प्रस्तुत करेगा, उसे भारी इनाम दिया जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि वह वस्तु वस्तुतः साधारण लगे, पर उसके भीतर कोई गूढ़ अर्थ हो। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, यह चुनौती दिलचस्प है, जहांपना। राज्य भर में घोषणा। अगले ही दिन राज्य भर में ऐलान हो गया। सम्राट अकबर ने घोषणा की है कि जो भी व्यक्ति दरबार में सबसे अनोखी और मूल्यवान वस्तु लाएगा, जिसे देखने में साधारण लेकिन अर्थ में अद्वितीय समझा जाएगा, उसे स्वर्ण मुद्राएं, घोड़ा और दरबारी पद प्रदान किया जाएगा। इस घोषणा ने पूरे राज्य में हलचल मचा दी। अमीर, व्यापारी, किसान, कारीगर, कलाकार सभी उत्साह से भर गए। हर कोई सोचने लगा कि क्या अनोखा प्रस्तुत करें। कुछ दिनों बाद हजारों लोग राजधानी पहुंचे। उनके हाथों में तरह तरह की वस्तुएं थीं, दुर्लभ पत्थर, विचित्र चित्र, प्राचीन सिक्के, धार्मिक ग्रंथ, वनस्पतियां, शिल्पकला के नमूने और यहाँ तक कि एक व्यक्ति ने तो अपने दादा की राख तक लेकर आ गया, यह कहते हुए कि यह अनुभव की निशानी है। प्रतियोगिता का दिन। दरबार विशेष रूप से सजाया गया। सम्राट सिंहासन पर बैठे थे, बगल में बीरबल और अन्य प्रमुख मंत्रीगण उपस्थित थे। एक एक कर लोगों को बुलाया गया। पहले एक व्यापारी आया, जिसने एक नीले रंग का दुर्लभ हीरा प्रस्तुत किया और कहा, जहांपनाह, यह संसार का सबसे दुर्लभ पत्थर है, केवल 2 ही हैं। अकबर प्रभावित हुए, लेकिन बीरबल बोले, यह मूल्यवान हो सकता है, लेकिन इसके पीछे कोई गूढ़ जीवन दर्शन नहीं है। अगला। दूसरा व्यक्ति एक कटोरी में जल लाया। यह हिमालय की चोटी से पिघलते बर्फ का जल है, शुद्ध और पवित्र। तीसरे ने एक विचित्र पंछी प्रस्तुत किया जो बोल सकता था। चौथे ने एक सूखी टहनी जो किसी संत का चमत्कारी डंडा थी, और पांचवें ने एक किताब जो केवल अंधेरे में पढ़ी जा सकती थी। अकबर और बीरबल ने सबकी सराहना की, पर बीरबल के चेहरे पर अभी भी वह मुस्कान नहीं थी जो उनके मिल गया।
का संकेत देती। बीरबल की बारी। अंत में बीरबल खड़े हुए। सभी दरबारी उत्सुक थे कि अब बीरबल क्या चमत्कार दिखाएंगे। बीरबल के हाथ में एक छोटा मिट्टी का दीपक था, बेहद सामान्य। उस पर कोई गहना नहीं, न रंग बिरंगी सजावट। कुछ दरबारी फुसफुसाने लगे, बीरबल ने क्या साधारण वस्तु लाई है। अकबर ने पूछा, बीरबल यह क्या है? यह तो कोई भी बना सकता है। बीरबल मुस्कराए, जहांपनाह, यही तो इस दीपक की खासियत है। यह देखने में साधारण है, पर इसकी रोशनी पूरे अंधेरे को मिटा सकती है। यह प्रतीक है ज्ञान का, उम्मीद का और आत्मबोध का। अकबर गंभीर हो गए। बीरबल ने आगे कहा, जब एक मनुष्य भटक जाता है, अंधकार में डूब जाता है, तब यह दीपक उसे सही दिशा दिखा सकता है। यह अग्नि के तत्व को भी दर्शाता है, जो नाश भी कर सकता है और जीवन भी दे सकता है। बीरबल की सीख। बीरबल ने आगे कहा, जहांपनाह, यह दीपक 3 महत्वपूर्ण बातों का प्रतीक है। एक, ज्ञान। जैसे दीपक अंधकार को मिटाता है, वैसे ही ज्ञान अज्ञान को। 2, संयम। दीपक की लौ छोटी होती है, पर निरंतर जलती है। संयमित जीवन भी ऐसा ही होता है। 3, समर्पण। दीपक स्वयं जलता है, दूसरों को उजाला देने के लिए। यही सबसे महान सेवा है। और सबसे बड़ी बात, इस दीपक को अमीर गरीब कोई भी जला सकता है। यह किसी वर्ग, धर्म, जाति से बंधा नहीं है। यह सार्वभौमिक है। इसलिए यह सबसे मूल्यवान वस्तु है। दरबार में प्रभा। पूरे दरबार में मौन छा गया। सभी बीरबल के विचारों से गहराई से प्रभावित हुए। अकबर ने खड़े होकर कहा, बीरबल, तुमने मुझे न केवल उत्तर दिया, बल्कि एक जीवन दर्शन भी सिखाया। सच में इस मिट्टी के दीपक ने मेरी आंखें खोल दी। बीरबल मुस्कराए, जहांपनाह, रोशनी की कदर उसी को होती है जिसने अंधकार देखा हो। इनाम की घोषणा और संदेश। अकबर ने आदेश दिया कि बीरबल को विशेष स्वर्ण तख्त भेंट किया जाए और यह दीपक मुगल खजाने में सबसे ऊंचे स्थान पर रखा जाए। उन्होंने घोषणा की, हम भले ही सोने चांदी के मालिक हों, परंतु ज्ञान और सेवा का मूल्य इन सबसे ऊपर है। यह दीपक हमें सिखाएगा कि सच्ची दौलत हमेशा भीतर से आती है। कहानी का संदेश। इस कहानी से हमें कई गहरी बातें समझ में आती हैं। सादगी में भी गहराई हो सकती है। ज्ञान और सेवा ही मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति है। जो वस्तु सबके लिए समान रूप से लाभदायक हो, वही सच्ची धरोहर होती है। असली अमीरी पैसे में नहीं, बल्कि सोच, दृष्टिकोण और व्यवहार में होती है। समापन। बीरबल ने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया कि वह केवल अकबर के प्रिय मंत्री ही नहीं, बल्कि एक महान जीवनदर्शी भी हैं। उनकी चतुराई, गहराई और आत्मज्ञान ने अकबर को भी झुकने पर मजबूर कर दिया। इस तरह एक साधारण दीपक ने पूरा दरबार जगमगा दिया, बाहरी रूप से नहीं, बल्कि आंतरिक रूप से। अकबर बीरबल की कहानी, गूंगे की गवाही। प्रस्तावना। अकबर और बीरबल की कहानियां केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि नैतिकता, बुद्धिमत्ता और राजनीति का अद्भुत संगम है। आज की यह कहानी एक ऐसे अनोखे मुकदमे से जुड़ी है, जहां बीरबल को गूंगे आदमी की गवाही से सत्य को उजागर करना पड़ा। कहानी की शुरुआत। यह बात उस समय की है जब अकबर का दरबार न्याय और प्रशासन के लिए प्रसिद्ध था। हर दिन दूर दराज के गांवों से लोग अपनी समस्याएं लेकर दरबार में आते थे, और हर बार बीरबल अपनी चतुराई से कोई न कोई नई मिसाल कायम करते। एक दिन दरबार में एक अजीब मामला पेश हुआ।
दो व्यक्ति एक संपत्ति को लेकर झगड़ रहे थे और समस्या यह थी कि विवाद का एकमात्र गवाह गूंगा था। विवाद की जड़। एक व्यापारी जिसका नाम था सज्जनलाल ने दरबार में फरियाद की। जहां पनाह, यह आदमी रघुनाथ ने मेरी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। मैंने यह जमीन उसके पिता से खरीदी थी। एकमात्र गवाह इस सौदे का यह आदमी था जो अब गूंगा है और कुछ बोल नहीं सकता। रघुनाथ ने कहा, जहां पनाह, यह व्यक्ति झूठ बोल रहा है। मेरे पिता ने कोई सौदा नहीं किया था। यह जमीन हमारी पुश्तैनी है। यह व्यक्ति धोखे से इसे हड़पना चाहता है। अकबर ने पूछा, क्या तुम दोनों के पास कोई दस्तावेज है? दोनों ने सिर हिलाकर न में उत्तर दिया। बीरबल ने पूछा, क्या इस गूंगे व्यक्ति को पढ़ना लिखना आता है? सज्जनलाल बोला, नहीं हुजूर। यह जन्म से गूंगा है और पढ़ा लिखा नहीं है। रघुनाथ ने भी सहमति में सिर हिलाया। अब दरबार में चुप्पी छा गई। गवाह है पर बोल नहीं सकता। झगड़ा बड़ा है पर साक्ष्य नहीं। सभी दरबारी सोचने लगे, अब देखना है कि बीरबल क्या चमत्कार करते हैं। बीरबल की योजना। बीरबल कुछ क्षण सोचते रहे। फिर उन्होंने धीरे से मुस्कुराकर सम्राट की ओर देखा और बोले, जहां पनाह, न्याय में केवल आंखों से देखा गया सत्य नहीं, मन से समझा गया न्याय भी जरूरी होता है। मुझे एक दिन दीजिए। मैं कल तक इस गूंगे की गवाही सुनाकर दरबार में सत्य प्रस्तुत करूंगा। अकबर ने अनुमति दी। ठीक है बीरबल, तुम्हारे ऊपर विश्वास है। कल दरबार में इस विवाद का अंत हो। गूंगे के मन की भाषा। बीरबल ने उस गूंगे व्यक्ति को अपने साथ महल ले लिया। उन्होंने उसे आराम से भोजन कराया, उसके साथ समय बिताया। फिर उन्होंने उसे शांत और खुले मन से समझाने की कोशिश की। बीरबल ने चित्रों, संकेतों और वस्तुओं की मदद से बात करने की कोशिश की। उन्होंने दो छोटी मूर्तियां लीं, एक को सज्जनलाल और दूसरी को रघुनाथ कहा। फिर उन्होंने एक छोटी लकड़ी की टुकड़ी को जमीन माना और उस गूंगे व्यक्ति से इशारों में पूछा, इसने इसे किसे दिया? गूंगे व्यक्ति ने बहुत भावुक होकर मूर्ति सज्जनलाल की ओर इशारा किया, फिर अपने सीने पर हाथ रखा और जमीन की ओर इशारा किया। बीरबल समझ गए यह सौदे का गवाह था और वह सत्य कहने के लिए आतुर था। परंतु बीरबल यहाँ रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने उस गूंगे से एक दृश्य नाट्य करवाया जिसमें गूंगा स्वयं वह दृश्य दोहराएगा जब सौदा हुआ था। दरबार में अगली सुबह। अगले दिन बीरबल ने दरबार में मंच तैयार कराया। सभी दरबारी, सम्राट और पक्षकार उपस्थित थे। बीरबल बोले, जहां पनाह, आज इस दरबार में एक ऐतिहासिक गवाही होने जा रही है। एक गूंगा व्यक्ति बोलने वाला है। अपने अभिनय से, अपनी भावनाओं से, अपनी आंखों से। अकबर चौंक गए, क्या सच में बीरबल? बीरबल ने मंच पर गूंगे व्यक्ति को बुलाया। गूंगा आया और शांत मुद्रा में खड़ा हो गया। फिर उसने उसी प्रकार अभिनय करना शुरू किया जैसे बीरबल ने सिखाया था। उसने इशारे से दिखाया कि दो व्यक्ति आए। एक ने पैसे दिए, दूसरे ने जमीन सौंपी। फिर उसने खुद को बीच में दिखाया जैसे वह सब देख रहा था। अंत में उसने इशारे से बताया कि जमीन सज्जनलाल को मिली। पूरे दरबार में सन्नाटा था। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह गवाही सिर्फ आंखों से नहीं, आत्मा से दी गई है। यदि इस अभिनय में आप कोई झूठ देखते हो तो न्याय सज्जनलाल के विरुद्ध कीजिए, अन्यथा सत्य स्पष्ट है। अकबर का निर्णय। अकबर ने गूंगे की आंखों की चमक और हाथों की सच्चाई देखी। उन्होंने कुछ क्षणों के मौन के बाद निर्णय सुनाया।
सज्जनलाल को न्याय मिले। यह जमीन अब आधिकारिक रूप से उनकी घोषित की जाती है। और बीरबल, तुमने आज न्याय के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। बीरबल की सोच। बाद में जब बीरबल से पूछा गया, आपने यह कैसे किया, तो उन्होंने कहा, हर व्यक्ति के भीतर एक भाषा होती है, वह भाषा जिसकी कोई वर्णमाला नहीं होती। भावों की भाषा। यदि हम उसे समझ सकें तो न गूंगा रहता है न बहरा। नैतिक शिक्षा। इस कहानी से हमें कई अनमोल शिक्षाएं मिलती हैं। एक, सत्य को कहने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, केवल ईमानदारी चाहिए। दो, हर व्यक्ति, चाहे वह अक्षम हो, न्याय का अधिकार रखता है। तीन, बुद्धिमत्ता केवल तर्क में नहीं, सहानुभूति और रचनात्मकता में भी होती है। चार, न्याय वही है जो सबके लिए समान रूप से सुलभ हो, चाहे वह बोल सके या नहीं। समापन। बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बुद्धि केवल पुस्तकें पढ़ने से नहीं आती, बल्कि जीवन को समझने और संवेदना से देखने से आती है। यह कहानी आज भी हमारे समाज को यह सिखाती है कि न्याय, करुणा और समझ किसी भी व्यवस्था की नींव होती है। कहानी का नाम बीरबल और तीन अपराधी। प्रस्तावना। अकबर और बीरबल की जोड़ी सिर्फ दरबार की सजावट नहीं थी, बल्कि न्याय और बुद्धिमत्ता की मिसाल थी। बीरबल की चतुराई और मानवमन की समझ ने कई बार ऐसे पेचीदा मामलों को सुलझाया जहां न कोई सबूत था, न कोई गवाह। यह कहानी एक ऐसे ही रहस्यमय मामले की है जहां तीन अपराधियों में असली दोषी को पहचानना था, और वह भी बिना किसी स्पष्ट प्रमाण के। घटना का प्रारंभ। एक दिन सुबह की सभा में एक वृद्ध किसान, नाम था रामदीन, कांपते हुए दरबार में पहुंचा। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा भय से सफेद और आंखों में आंसू। रामदीन ने अपनी करुण कहानी सुनाई। जहां पनाह, मैं एक निर्धन किसान हूं। मेरी पत्नी पिछले महीने मर गई और मेरा एकमात्र बेटा अभी 5 वर्ष का है। मैंने वर्षों की मेहनत से 5 तोले सोना इकट्ठा किया था ताकि उसका भविष्य सुरक्षित कर सकूं। परंतु 2 रात पहले 3 लोग मेरे घर में घुसे, मुझे बांध दिया, मेरी पिटाई की और सारा सोना लूट कर ले गए। अकबर ने पूछा, क्या तुम उन्हें पहचानते हो? रामदीन ने कहा, नहीं हुजूर। अंधेरे में उनके चेहरे ढके हुए थे। लेकिन जब वे बाहर निकले तो पास के कुएं के पास से गुजरते वक्त उनके चेहरे से कपड़े हट गए और पास की चांदनी में मैंने उन्हें देख लिया। बीरबल ने पूछा, क्या तुम्हें शक है किसी पर? रामदीन ने सिर हिलाया, जी हाँ। मेरे गांव के ही 3 आदमी, नत्थू, हरीराम और वंशीलाल। ये तीनों अक्सर मेरे खेत की जमीन हड़पने की कोशिश करते थे। उसी दिन जब मैंने जमीन बेचने से मना किया था, उसी रात यह घटना हुई। अभियुक्तों की गिरफ्तारी। राजा अकबर ने सिपाहियों को आदेश दिया कि तुरंत उन तीनों व्यक्तियों को दरबार में लाया जाए। कुछ घंटों बाद सिपाही 3 व्यक्तियों को लेकर आए। तीनों ने अपना अपराध नकार दिया। नत्थू बोला, हुजूर, मैं उस रात अपने घर में था। मेरे पड़ोसी इसकी गवाही देंगे। हरीराम बोला, मैं तो बीमार था, मेरी पत्नी और वैद्य दोनों गवाह हैं। वंशीलाल ने कहा, मैं अपने भाई के घर दूसरे गांव में गया था, वहां भी लोग मुझे जानते हैं। अब दरबार में असमंजस छा गया। सभी के पास गवाह थे, पर मामला गंभीर था। और सबसे बड़ी बात, चोरी हुआ सोना अब तक नहीं मिला था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा, बीरबल, अब यह रहस्य तुम्हारे हाथों में है। बीरबल की रणनीति। बीरबल ने तीनों को देखा, तीनों की आंखों में आत्मविश्वास था, पर उनके चेहरों में कुछ न कुछ गड़बड़ भी थी। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, हम इन तीनों का परीक्षण करेंगे।
लेकिन दरबार में नहीं, इन्हें किले के एकांत कमरे में अलग अलग रखा जाएगा। 3 दिन के लिए किसी को किसी से मिलने नहीं दिया जाएगा। न तो बातचीत, न बाहर जाने की अनुमति। जो निर्दोष होगा वह इन 3 दिनों में शांत रहेगा, पर जो अपराधी होगा उसका मन उसे घुटने नहीं देगा। अकबर ने अनुमति दी। अंतर्यामी बीरबल की चाल। तीनों को अलग अलग कमरों में बंद कर दिया गया। तीसरे दिन सुबह बीरबल अकेले गए और सबसे पहले नत्थू के पास पहुंचे। बीरबल ने कुछ नहीं कहा, बस एक थैली में राख लेकर उसके सामने फेंकी और बोले, तेरा पाप इस राख से चिपक गया है। नत्थू घबरा गया, लेकिन चुप रहा। फिर बीरबल हरीराम के पास गए। वही प्रक्रिया दोहराई। हरीराम थोड़ी देर थरथराया, फिर चुप हो गया। फिर बीरबल गए वंशीलाल के पास। राख सामने डाली और बोले, तेरे मन की कालिमा इसी राख में है। वंशीलाल एकदम पसीने से तरबतर हो गया और घबराकर बोला, माफ कर दो हुजूर, गलती हो गई मुझसे। मैं ही था जिसने योजना बनाई थी, लेकिन मैंने अकेला कुछ नहीं किया। नत्थू और हरीराम भी साथ थे। सोना नत्थू के खेत के नीचे गड़ा है। असली अपराधी का भेद खुला। बीरबल मुस्कराए। उन्होंने सिपाहियों को बुलाकर तीनों को गिरफ्तार कर लिया। सोना खुदवाकर बरामद किया गया, पूरी तरह सही मात्रा में। रामदीन की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार राहत के। दरबार में न्याय। अगले दिन दरबार में अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने ऐसा क्या किया जिससे अपराधी ने स्वीकार कर लिया? बीरबल बोले, जहांपनाह, 3 दिन की तन्हाई ही सबसे बड़ी अदालत होती है। अपराधी का मन उसे काटने लगता है। राख तो एक प्रतीक थी, परंतु उसका मन ही उसकी गवाही बन गया। अकबर ने तालियां बजाईं। उन्होंने तीनों अपराधियों को सजा सुनाई और रामदीन को उसका सोना और सम्मान लौटाया। कहानी से शिक्षा। एक अपराधी कितना भी झूठ बोले, उसका मन उसका शत्रु बन जाता है। 2. संवेदनशीलता, समझ और धैर्य बीरबल की सबसे बड़ी शक्ति थी। 3. असली न्याय शोर में नहीं, मन की शांति में होता है। 4. झूठ को तोड़ने के लिए कभी कभी शब्दों की नहीं, मौन और प्रतीकों की जरूरत होती है। समापन। बीरबल ने एक बार फिर दिखा दिया कि सत्य को खोजने के लिए कोई तलवार या कानून की किताब जरूरी नहीं, केवल समझ, धैर्य और इंसान की फितरत को पढ़ने की कला चाहिए। कहानी का नाम, बीरबल और 5 पहेलियों की सजा। प्रस्तावना। सम्राट अकबर के दरबार में न्याय और बुद्धिमत्ता का अनूठा संगम था। जहां कहीं न्याय अटकता, वहां बीरबल की चतुराई रास्ता बनाती। लेकिन एक दिन दरबार में ऐसा मामला आया जहां किसी को सजा दी जानी थी, पर उसका अपराध कोई बता नहीं पा रहा था। और तब बीरबल ने 5 पहेलियों के जरिए सत्य को उजागर किया। कहानी की शुरुआत। वर्षा ऋतु का समय था। बादल उमड़ घुमड़ कर राजधानी आगरा के आकाश को ढक चुके थे। अकबर का दरबार सज चुका था। अचानक एक सैनिक दरबार में घबराया हुआ आया और बोला, जहांपनाह, किला भंडार से जुड़ी गंभीर समस्या हुई है। खजाने की सबसे पुरानी स्वर्ण मुद्राओं की पोटली गायब है। यह सुनते ही दरबार में खलबली मच गई। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या किसी ने अंदर आने जाने की अनुमति ली थी? सैनिक बोला, हुजूर, केवल 4 कर्मचारी ही वहां नियमित रूप से आते हैं, हाशिम, मुरारी, रईस और कन्हैया। चौथा कर्मचारी सुल्तान खान कुछ दिन पहले ही सेवा से निकाला गया था। अकबर ने चारों को तुरंत दरबार में बुलवाया। वे सामने आए और चारों ने एक स्वर में कहा, हम निर्दोष हैं। हमें झूठे में फंसाया जा रहा है।
बीरबल चुपचाप सबको देख रहे थे। उन्होंने अकबर की ओर देखा और कहा, जहांपनाह, यदि आज्ञा हो तो मैं एक अलग तरीके से सत्य खोजने का प्रयास कर सकता हूं। अकबर ने तुरंत अनुमति दी। बीरबल की चुनौती, 5 पहेलियों की सजा। बीरबल ने चारों कर्मचारियों को एक एक करके बुलाया और उनसे एक ही बात कही, तुम्हें 5 सवालों की एक श्रृंखला से गुजरना होगा। इनका उत्तर न सच में है, न झूठ में, केवल बुद्धि और आत्मा में। यदि तुम निर्दोष हुए तो तुम्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन यदि तुम दोषी हुए तो 5वीं पहेली तुम्हें बेनकाब कर देगी। चारों चौंक गए, लेकिन बीरबल की प्रतिष्ठा के आगे वे चुप रहे। पहेली 1, शब्दों की गूंज। बीरबल ने सबसे पहले हाशिम को बुलाया। उन्होंने कमरे में चारों दीवारों पर एक एक सवाल लिखा। 1, सच कहने वाले की आवाज कैसी होती है? 2, झूठ की चाल कितनी दूर तक जाती है? 3, जिसने चुराया हो वह क्या छुपाता है? 4, और जो निर्दोष हो वह क्या भूल जाता है? हाशिम ने प्रत्येक सवाल को पढ़ा और बीरबल की ओर देखा। बीरबल बोले, अब इन सवालों को जोर से पढ़ो। हाशिम ने पढ़ा, पर उसकी आवाज कांप रही थी। खासकर तीसरा सवाल पढ़ते समय वह अटक गया। बीरबल मुस्कराए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस लिखा, अंतर देखा गया। ऐसा ही उन्होंने तीनों अन्य कर्मचारियों से करवाया। मुरारी ने सवालों को नजरअंदाज करने की कोशिश की। रईस ने बहुत आत्मविश्वास से पढ़ा, वह साफ लग रहा था। कन्हैया ने सवालों को पढ़ते हुए पसीना पसीना हो गया। बीरबल ने चारों की प्रतिक्रिया नोट की और अगली पहेली की ओर बढ़े। पहेली 2, सपनों की चाल। बीरबल ने चारों को अलग अलग दिन बुलाया और उनसे पूछा, यदि तुम रात में सपने में देखो कि तुम्हें चोरी करते हुए कोई पकड़ ले तो तुम क्या करोगे? हाशिम बोला, मैं डर जाऊंगा और छिप जाऊंगा। मुरारी ने कहा, मैं दौड़ जाऊंगा। रईस ने कहा, मैं पूछूंगा, किसने मुझे सपने में चोर बना दिया? कन्हैया चुप हो गया और बोला, मैं नहीं जानता। शायद मैं जाग जाऊं। बीरबल ने इस बार भी केवल मुस्कुराकर सिर हिलाया और अगली पहेली की तैयारी की। पहेली 3, हाथों की भाषा। तीसरी पहेली में बीरबल ने चारों को एक एक करके लकड़ी का एक भारी डिब्बा दिया और कहा, मान लो इसमें वही गायब हुई पोटली है। अब इसे कुछ कदम चलकर दरबार में रखो। चारों ने भारी लकड़ी का डिब्बा उठाया और चलना शुरू किया। रईस का चाल सामान्य थी। कन्हैया के हाथ कांप रहे थे। मुरारी ने थोड़ा तेज चलने की कोशिश की, जैसे जल्दी निपटाना चाहता हो। हाशिम बार बार डिब्बा अपने पेट से दूर रखता, जैसे किसी वस्तु से बच रहा हो। बीरबल ने ध्यान से सब देखा और एक कागज पर कुछ नोट कर लिया। पहेली 4, मौन की परीक्षा। बीरबल ने चारों को एक रात अलग अलग कक्ष में रखा और वहां केवल एक शर्त दी, इस कमरे में रहना है, बिना बोले, बिना हिले। केवल एक दीपक, एक चित्र और एक घड़ी है। बीरबल रात में हर कमरे में जाकर एक कागज गिरा देते, जिस पर लिखा था, वह जान गया है कि तुमने चुराया। अब सब सामने आने वाला है। अगली सुबह हाशिम कमरे में शांत बैठा था, लेकिन दीपक बुझा चुका था। मुरारी ने चित्र दीवार से उलट दिया था। कन्हैया का कमरा अस्तव्यस्त था। रईस चुपचाप बैठा था, हाथ जोड़कर ध्यान कर रहा था। बीरबल ने यह भी नोट कर लिया। पहेली 5, दिल की सजा। अंतिम दिन बीरबल ने चारों को दरबार में बुलाया और 4 नकली थैले सामने रखे। उन्होंने कहा, इनमें से एक में वह असली पोटली है, जिसे केवल वही पहचान सकता है जिसने उसे छुआ हो।
चारों को एक एक करके बुलाया गया और थैलियां दिखाई गईं। रईस ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता। कन्हैया थैली को छूते हुए कांपा और बोला, यह है। मुरारी ने झट से एक थैली उठाई और कहा, मुझे यही सही लगती है। हाशिम ने बिना थैली को देखे कहा, मुझे याद नहीं, पर शायद यह हो। बीरबल ने तभी अकबर से कहा, जहां पनाह, अब निर्णय का समय है। अपराधी है कन्हैया और उसके सहयोगी हैं मुरारी और हाशिम। केवल रईस निर्दोष है। अकबर की प्रतिक्रिया। अकबर हैरान रह गए, बीरबल, तुमने यह कैसे निष्कर्ष निकाला? बीरबल ने मुस्कराकर समझाया, एक पहली पहेली में केवल रईस की आवाज में आत्मविश्वास था, बाकी झिझक रहे थे। दूसरी पहेली में केवल कन्हैया ने उत्तर देने से परहेज किया, अपराधी अक्सर भ्रमित होता है। तीसरी में हाशिम और मुरारी दोनों की चाल अलग थी, लेकिन रईस शांत था। चौथी में रईस ने चित्र और दीपक को नहीं छुआ, संकेत है कि वह डर में नहीं था। 5 और 5वीं में केवल कन्हैया ने सही थैली को पहचानने की कोशिश की, क्योंकि उसने असली पोटली को छुआ था। अकबर ने चारों की ओर देखा। रईस रो पड़ा और बोला, हुजूर, मैं निर्दोष हूं। मैंने कई बार इनसे कहा कि यह काम गलत है, लेकिन ये नहीं माने। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, झूठ लाख पर्दों में छिपे, पर अंततः उसका चेहरा उजागर हो ही जाता है। अंतिम न्याय। अकबर ने आदेश दिया कि कन्हैया को 7 वर्षों की कैद दी जाए। हाशिम और मुरारी को 5 से 5 वर्षों की कठोर सजा मिले। रईस को सम्मान सहित मुक्त किया जाए और उसे खजाने की देखरेख की जिम्मेदारी दी जाए। कहानी से शिक्षा। 1. सत्य को प्रमाण से पहले संकेत पहचानते हैं। 2. अपराध छिप सकता है, लेकिन अपराधी की आत्मा हमेशा व्यथित रहती है। 3. बुद्धिमानी केवल उत्तर देने में नहीं, सवाल पूछने के तरीके में भी होती है। 4. 5 परतों में लिपटा झूठ भी एक दिन सत्य की रोशनी में खुल जाता है। कहानी का नाम बीरबल और अदृश्य अपराध। अकबर का दरबार केवल राजनीति और प्रशासन का केंद्र नहीं था, बल्कि वह स्थान था जहां सबसे गूढ़ रहस्यों का समाधान निकलता और सबसे कठिन सवालों का उत्तर मिलता। उसमें सबसे उज्ज्वल सितारा था बीरबल। बीरबल की चतुराई, मानवमन की समझ और त्वरित निर्णय क्षमता ने कई बार ऐसे मामलों को सुलझाया जिनमें कोई साक्ष्य, गवाह या स्पष्ट प्रमाण नहीं होते थे। यह कहानी एक ऐसे अपराध की है जो दिखता नहीं था, पर उसका असर सबको घायल कर रहा था। कहानी की शुरुआत। अदृश्य साजिश। आगरा का राजदरबार सामान्य दिनों की तरह चल रहा था जब एक सुबह 3 व्यापारी हाथ जोड़कर दरबार में पहुंचे। उनके चेहरे पर घबराहट और थकावट साफ झलक रही थी। तीनों ने एक ही बात कही, जहां पनाह, हमें लगातार व्यापार में घाटा हो रहा है, पर हमें समझ नहीं आ रहा कि क्यों। हमारे गोदाम से न कुछ चोरी होता है, न माल कम आता है, न कोई कर्मचारी लापता है। फिर भी हर हफ्ते हमें हानि होती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमारा व्यापार निगल रही हो। तीनों व्यापारी थे, लक्ष्मीदास कपड़े का व्यापारी, नूरअली मसालों का व्यापारी और हरिराम कांच के सामान का व्यापारी। अकबर ने प्रधान मुंशी को बुलाया और उससे व्यापार संबंधी दस्तावेज मंगवाए। लेकिन मुंशी भी आश्चर्यचकित था, दस्तावेजों में कोई गड़बड़ी नहीं थी। अकबर चिंतित हुए। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, अब यह रहस्य तुम्हारे हाथों में है। कुछ ऐसा हो रहा है जो दिख नहीं रहा, पर हो रहा है। बीरबल मुस्कराए। यह मामला उनकी पसंद का था, जहां तर्क और निरीक्षण से सच्चाई को उजागर करना पड़ता हो। बीरबल की प्रारंभिक जांच।
बीरबल ने सबसे पहले तीनों व्यापारियों के गोदामों का निरीक्षण किया। लक्ष्मीदास का गोदाम ठीक से बंद था, चौकीदार ईमानदार लग रहा था। नूरली के गोदाम में मसालों की खुशबू फैल रही थी, पर कुछ बोरियों में हल्की कटाई के निशान थे। हरिराम के गोदाम में कांच की नाजुक वस्तुएं करीने से सजी थीं, पर कुछ वस्तुएं गिनी गईं तो मात्रा कम निकली। बीरबल ने वहां उपस्थित कर्मचारियों से अलग अलग बातें की, लेकिन सबने ईमानदारी की बात की और कोई भी आरोप किसी पर नहीं लगा। अब बीरबल ने एक नई योजना बनाई। रात का रहस्य। बीरबल ने 3 सबसे भरोसेमंद सैनिकों को छिपकर तीनों गोदामों के पास तैनात किया। आदेश था, कोई भी गतिविधि हो तो तुरंत नोट करो, पर हस्तक्षेप मत करो। 3 रातों तक सब सामान्य रहा। चौथी रात नूरली के गोदाम से निकलकर एक व्यक्ति साइकिल पर मसालों की बोरियां ले जाता दिखा। सैनिकों ने उसका पीछा किया। वह व्यक्ति एक अंधेरे मकान में बोरियां रखकर लौट आया। बीरबल को सूचना दी गई। अगली सुबह बीरबल वहां पहुंचे और मकान में घुसे। वहां एक गूंगे आदमी को पकड़ा गया, नाम था बुंदेला। उसके पास मसालों की 5 बोरियां मिली, सभी पर वही छाप थी जो नूरली के गोदाम की थी, परंतु वह बोल नहीं सकता था। अदृश्य अपराध की पहली परत। बीरबल ने बुंदेला को पकड़कर दरबार में प्रस्तुत किया। नूरली चौंक गया। यह तो हमारे ही गोदाम में सफाई करता है, लेकिन यह तो गूंगा है, इसे किसी चीज की समझ कैसे? बीरबल बोले, भाषा नहीं, बुद्धि काम कर रही थी। यह गूंगा है पर चालाक है, लेकिन कोई न कोई इसे निर्देश जरूर देता है। यह अकेले इतने बड़े गोदाम से चोरी नहीं कर सकता। बीरबल ने बुंदेला से इशारों में बात की। फिर उन्होंने 3 बर्तन मंगवाए, एक में शहद, एक में तेल और एक में पानी। उन्होंने बुंदेला से पूछा, जिसने तुझे काम बताया उसका स्वभाव कैसा है, और कहा एक बर्तन चुनो। बुंदेला ने तेल वाला बर्तन चुना। बीरबल मुस्कराए। इसका मतलब वह व्यक्ति चिकनी चुपड़ी बातें करता है, लेकिन फिसलनदार और चालाक है। मुख्य षड्यंत्र का संदेह। अब बीरबल ने तीनों व्यापारियों के प्रमुख मुंशी को बुलाया, नाम था रघुनाथ। वह तीनों व्यापारियों के खाते और गोदाम निरीक्षण के लिए जिम्मेदार था। बीरबल ने पूछा, रघुनाथ, तुम्हें व्यापार के घाटे का पता कब चला? रघुनाथ बोला, हुजूर, व्यापारी तो घाटे की बात 3 महीने से कर रहे हैं, पर मुझे कोई ठोस कारण नहीं मिला। बीरबल ने तब मुंशी के दस्तावेजों की तुलना गोदाम में मौजूद सामान से की। हर बार कुछ न कुछ अंतर मिला, और सबसे अजीब बात, हर गोदाम में बुंदेला सफाई के लिए जाता था। अब बीरबल को यकीन हो गया, बुंदेला को किसी ऐसे ने तैयार किया है जो इन तीनों व्यापारियों का ही आदमी है। बीरबल की परीक्षा। चौथा गोदाम। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने चौथे व्यापारी, जिसका नाम था शंभुदयाल और जो अभी तक संकट से बचा था, से एक गोदाम किराए पर लिया और उसमें नकली मसाले और कांच के सामान रखवाए। बुंदेला को वहां सफाई के लिए भेजा गया। दूसरे ही दिन वह गोदाम का ताला टूटा मिला और कुछ मसाले गायब थे। अब बीरबल ने बुंदेला को फिर पकड़वाया। इस बार उन्होंने बुंदेला को कुछ लकड़ी के खिलौने दिखाए, एक में बंदर, एक में लोमड़ी और एक में उल्लू। बीरबल ने इशारे में पूछा, जिसने तुझे सिखाया वह इनमें से कौन है? बुंदेला ने लोमड़ी का खिलौना चुना। अब बीरबल को पूरा यकीन हो गया। सत्य का अनावरण। बीरबल ने दरबार में सबको बुलाया, 3 व्यापारी, रघुनाथ, मुंशी और बुंदेला। बीरबल बोले, जहांपनाह, अपराध का मुख्य सूत्रधार है रघुनाथ। इसने बुंदेला को अपने इशारों पर नचाया। तीनों गोदामों की चाबियां इसको मिलती थीं।
इसने ही बुंदेला को गोदामों के कमजोर स्थान सिखाए और चोरी का तरीका बताया। बदले में यह चोरी का सामान अलग अलग खरीदारों को बेचता था। अकबर ने पूछा, क्या प्रमाण है? बीरबल ने तब एक व्यापारी को बुलाया जो शंभूदयाल की दुकान से नियमित सामान खरीदता था। उसने पुष्टि की कि उसे कई बार रघुनाथ ने गुप्त माल बेचा बिना बिल के सस्ते में। रघुनाथ ने इनकार किया, पर बुंदेला ने दरबार में घुटनों पर आकर रघुनाथ की ओर इशारा करते हुए सिर झुका दिया। अब किसी को संदेह नहीं रहा। अकबर का निर्णय। अकबर बोले, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि बुद्धि सबसे बड़ा अस्त्र है। जहां कोई देख न सका वहां तुम्हारी दृष्टि पहुंची। उन्होंने आदेश दिया, रघुनाथ को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा मिले। बुंदेला को सजा नहीं दी गई, लेकिन उसकी सहायता से जुर्म कबूलने पर उसे पुनः शिक्षा और सेवा का अवसर दिया गया। व्यापारियों को मुआवजा और गोदामों की नई सुरक्षा व्यवस्था प्रदान की गई। कहानी से शिक्षा। एक अपराध केवल हथियारों से नहीं होता, दिमाग से भी होता है। 2. जो दिखता नहीं उसे समझने के लिए तर्क, निरीक्षण और धैर्य चाहिए। 3. एक कमजोर व्यक्ति को बहकाना आसान होता है, पर उसकी आत्मा सच दिखा देती है। 4. बुद्धिमत्ता का प्रयोग न्याय के लिए हो तभी उसका मूल्य है। समापन। यह मामला बीरबल और अदृश्य अपराध के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उस दिन दरबार में न केवल न्याय हुआ, बल्कि यह भी सिद्ध हुआ कि कोई भी रहस्य इतना गहरा नहीं जिसे बीरबल की दृष्टि न भेद सके।